बिहार को विशेष दर्जा न मिलने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यह बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख सकते हैं कि कई मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। ये पूरी तरह से भाजपा की साजिश है जो चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके अपना काम करवा रही है। जो काम भाजपा सीधे नहीं कर सकती वह चुनाव आयोग के जरिए करवा रही है। बिहार को अपने विकास के लिए विशेष दर्जे की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से विशेष दर्जे का संचालन हो रहा है उसकी प्रक्रिया का भी विरोध हो रहा है। अब देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पे जो है विरोध किया गया। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी सीएम जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पे थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो गलती किसकी है? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की है, तो उन्होंने सारा जो है इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया। हालांकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद लोगों को भी नहीं पता चलता, ना इन पे कार्रवाई होती, तब नोटिस उनको भेजा गया वो अलग बात है। लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने लोग हैं, तो प्रक्रिया पे क्यों नहीं सवाल उठाएगा लोग? अगर एक मतदाता का भी अगर वोट छूट जाएगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सैफई गांव नेताजी और अखिलेश यादव की वजह से पूरे देश में मशहूर है। सैफई गांव में एक अस्पताल, एक स्टेडियम और पूरी बिजली की सुविधा है। 2012 से 2017 के बीच हमने उनके जिले का अच्छा विकास किया है और अगर हम फिर से सत्ता में आए तो हम उनके गांव और आसपास के इलाकों का विकास जारी रखेंगे। सैफई परिवार और सैफई गांव पूरे देश में विख्यात है, नेताजी की वजह से और अखिलेश यादव की वजह से। और सैफई गांव में अस्पताल है, स्टेडियम है, स्टेडियम के साथ साथ बिजली का पूरी तरह से प्रबंध है। और केशव जी अपने गांव की तुलना सैफई गांव से कर लें और हम बस इतना ही कहेंगे, 2012 से 17 में हमने उनके जिले का जिस तरीके से विकास कराया है, आगे भी सत्ता में आने के बाद हम ही इनके गांव का विकास और इनकी ससुराल के मोहल्ले का विकास हम ही करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायप्रिय नहीं हैं, इनको लोकतंत्र की परिभाषा ही पता नहीं है और इन्हें तो बोलना है, कुछ भी बोलेंगे। देखिए, जब सामाजिक न्याय की बात करें तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट कल आ रहा है, कल 2045 विजन डॉक्यूमेंट। बोलने दो ना, एक सवाल न्याय की बात करेंगे और हम जब सामाजिक आपस में लड़ाने का काम करेंगे। इस तरीके से देखिए, जो ये विजन 2047 लाना चाह रहे हैं, तो देखिए करेंगे तो कुछ नहीं ये लोग।
और ये अपने पूर्वजों से ही सीख ले लें। अगर वर्तमान अच्छा हो तो अपने आप भविष्य अच्छा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि गन्ना किसान इस समय गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें समय पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो रही, जिससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बड़ी आबादी है जो पहले से ही घाटे में है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं पा रहे और अब उर्वरकों की कमी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अतुल प्रधान ने सरकार से तुरंत डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। विशेष तो आप देखिए, गन्ने का किसान परेशान है। हम तो गन्ना बैल से आते हैं और गन्ने का किसान हो या किसान कोई भी किसी भी चीज की खेती कर रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत किसान को ये है, खाद नहीं मिल रहा, डीएपी जो है मिल नहीं रही और लगातार किसान परेशान हैं। मैं इसीलिए ये गन्ना किसानों का पहले भी मैंने प्रोटेस्ट किया था, गन्ना लेकर मैं सदन में पहुंचा था। साथ साथ खाद की जो दिक्कत है वो सब लोग उससे वाकिफ हैं। मैं जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं वहां बड़ी संख्या में गन्ने के किसान हैं और गन्ने के किसान इस समय घाटे में चल रहे हैं। पिछले 4 साल से इस सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया और रुपया नहीं बढ़ाया, साथ साथ इस समय खाद और डीएपी दोनों की जरूरत है। आपको जो है धान में भी जरूरत है और चीज में जरूरत है, लेकिन मिल नहीं रही है। भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ये विरोध कानून और संवैधानिक दायरे में रहकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक एसआईआर का सवाल है, ये पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। उनका आरोप था कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। दामोदर अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष की इस रणनीति का उद्देश्य सिर्फ संसद की कार्यवाही में बाधा डालना और विकास के एजेंडे को रोकना है। किसी भी विषय का विरोध करना विरोधी दल का अधिकार है, लेकिन कानून की सीमा में हो। पिछले 20 दिन से सदन को बाधित करके क्या चाहते हैं? रही बात एसआईआर की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का हो रहा है, ये तो अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। यदि कोई व्यक्ति मर गया, उसका नाम मतदाता सूची में है, किसी एक व्यक्ति का नाम 4 जगह है, या जो भारतीय नागरिक ही नहीं उसने अपना नाम जुड़वा लिया है, तो उनके नाम कटने में इनको ऐतराज क्या है? और अभी तो प्रोविजनल मतदाता सूची जारी हुई है, किसी मतदाता का नाम रह गया है तो रिवीजन फाइल करके नाम जुड़वा सकता है। आई डोंट थिंक कि कोई समस्या है। उन्होंने केवल पॉलिटिकल लाभ के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए सदन को बाधित कर रखा है। कल विपक्ष के चुनाव आयोग तक मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग से मिलने से किसी ने नहीं रोका। उनके अनुसार राहुल गांधी मिलने नहीं बल्कि धरना देने गए थे। जायसवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मुद्दों को भ्रमित करने और ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयान केवल राहुल गांधी ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। संजय जायसवाल ने इसे विपक्ष की राजनीति का एक और उदाहरण बताया, जिसका उद्देश्य सिर्फ सस्ती सुर्खियां बटोरना है। किसने मना किया उनको चुनाव आयोग से मिलने को? वो यहाँ से धरना और प्रदर्शन करने गए थे, मिलने नहीं गए थे। और मुझे ये समझ में नहीं आता है, आज जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है तो एक दिन पहले वह धरना प्रदर्शन करके क्या सुप्रीम कोर्ट को धमकाने गए थे कि सुप्रीम कोर्ट को मेरे पक्ष में फैसला करना पड़ेगा? जितने भी हमारे यहाँ घटनाएं हुई हैं, आप उन पे गौर से देखिए। हर जगह राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते हैं। संविधान की जो किताब भी रखे हुए उसके सारे पन्ने खाली हैं उनके। और चाहे वह आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो इनके पक्ष में नहीं बोले वह एक तरह से इनका विरोधी के बदले वह संविधान का विरोधी डिक्लेयर कर देते हैं। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वह उनसे बोला कि आपने जो कहा है कृपया कर लिखित में हमें हैंड ओवर कीजिए। कहते हैं मैं लिखित में दे दूंगा, मैं लोकसभा में शपथ ले आऊं। हम लोकसभा में शपथ लेते हैं तो क्या हम कोर्ट में शपथ नहीं लेते हैं? हम अगर कोई जमीन लिखाने जाते हैं तो हम कहें कि हम लोकसभा में शपथ ले लिए इसलिए हम कोई जमीन नहीं लिखाएंगे। हमें किसी से भी कोई शिकायत, आज रोज प्रतिदिन हम 4 मंत्रियों को चिट्ठी लिखते हैं तो हम कहेंगे कि नहीं, अब हमने लोकसभा में शपथ ले लिया है इसलिए मंत्रियों को केवल मुंह से बोल के काम कराएंगे, हम कोई चीज लिखित नहीं देंगे। इतनी मूर्खतापूर्ण बातें केवल राहुल गांधी कर सकते हैं, वरना कोई दूसरा नहीं कर सकता। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार बनाम विपक्ष के गतिरोध पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, क्या हमें इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए?
संसदीय कार्य मंत्री मजाक कर रहे हैं जब वे कहते हैं कि नियमों के अनुसार सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती। बिहार में उनकी सरकार है और राज्य विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन वे कहते हैं कि लोकसभा में ऐसा नहीं हो सकता। ये एक कायर सरकार है। सदन में ये देश का लोकतंत्र का सवाल है और लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का चिरहरा हो रहा है, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। और कैसा मतलब मजाक करते हैं संसदीय कार्य मंत्री, कहते हैं कि यहाँ नियमों के तहत इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती। बिहार में उन्हीं की सरकार है, बिहार विधानसभा में चर्चा हो सकती है SIR पर, लेकिन लोकसभा में नहीं हो सकती। ये डरी हुई कायर डरपोक सरकार है जिसकी चोरी बाहर आ गई है और मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो बहाने खोजकर लोकतंत्र का गला लोकतंत्र के मंदिर में घोट रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो लिखित में अरे लिखित कितने बार दिया गया? पूछिए, मुझसे पूछिए कितने बार लिखित दिया गया? पहले दिन से लिखित दिया जा रहा है। लिखित वो तो उस दिन बोल दिए कि नहीं हो सकता, अब आप बोले कि लिखित दिया जाए। हर रोज लिखित दिया जाता है। SIR विवाद पर भाजपा नेता शशांक मणि ने कहा, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कैमरों के लिए निकाली। उसके बाद क्या हुआ? जहां भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। अगर वे SIR के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसके लिए उपयुक्त मंच मौजूद हैं। देखिए, यह लोग जनता उनके साथ होती तो इतनी बड़ी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, सिर्फ कैमरे के लिए करी थी, और उसके बाद उनका क्या परिणाम हुआ? जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा गई वहीं वहीं इनको शिकस्त मिली राजनीतिक रूप से। और आज की तारीख में भी इन्होंने इसको दिल्ली का मुद्दा बना लिया है, इनको एक प्रेस्टीज इशू बन गया है और उसको हम लोग कभी नहीं स्वीकार करेंगे। मैं समझता हूँ यदि SIR पे चर्चा करनी है तो उचित मंच है, उस पर चर्चा करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेल में उतर के प्लेकार्ड लगाना, ढपढपाना उसको डेस्क को, ये सब चीज़ें अराजकता का निशानी है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी और अन्य नेताओं को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार का उपद्रवी राजनीति न करें। उनको अगर राजनीति करनी तो सकारात्मक करें। विकसित भारत के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, देश को आगे बढ़ाना है, हम लोग को आगे चलना है, इसके लिए हम लोग काम करें, न कि उपद्रव से राजनीति करें। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की परमाणु धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खाली धमकियों से भारत नहीं डरता। उन्होंने कहा, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। पप्पू यादव के मुताबिक पाकिस्तान कब तक चीन और अमेरिका के सहारे पर निर्भर रहेगा? भारत एक सुसंस्कृत और जिम्मेदार राष्ट्र है जो परमाणु शक्ति का उपयोग विश्व शांति और कल्याण के लिए करता है, युद्ध के लिए नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे बयान देने वाले भारत की असली ताकत जानते हैं और अगर भारत एक बार हमला कर दे तो कहना मुश्किल होगा कि असीम मुनीर के परमाणु हथियार कहां जाएंगे। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि असीम मुनीर की ताज़ा परमाणु धमकी ने पाकिस्तान में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को और गहरा कर दिया है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली भगत रखती है और स्पष्ट किया कि नई दिल्ली किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगी। भैया, गिदर भभकी से कौन डरता है? हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। चाइना, अमेरिका, सबके सपोर्ट पर कब तक भौंकेंगे? और हमारा देश वसुधैव कुटुंब है। हमारा देश विश्व के कल्याण और निर्माण के लिए परमाणु की बात करता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, कादिर के तरह हमारा देश नहीं सोचता और युद्ध भी नहीं चाहते। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उन्हें पता है भारत की ताकत का, और भारत की जनता यहाँ से एक साथ फूंक देगी ना तो मुनीर का परमाणु कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है। कथित वोट चोरी के विरोध में चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर रालोद नेता मलूक नागर ने कहा, केवल 30 सांसदों को अनुमति दी गई थी ताकि चुनाव आयोग के 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उनके साथ शामिल हो सकें। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा के सभी विपक्षी सांसद भारी भीड़ के साथ वहां पहुंच गए, जिससे यातायात जाम हो गया। इन सांसदों ने सीमित लोगों की अनुमति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया।
देखिए, पूरी बात इस तरह थी कि उन्होंने टाइम मांगा और जो वहाँ चुनाव आयोग में जो संवैधानिक संस्था है उसमें बैठने की जगह 32 लोगों की है, तो 30 एमपीओ को अलाउ करा ताकि 2 जो चुनाव आयोग में सीनियर ऑफिसर हैं वो बैठें ताकि उनकी प्रॉपर मीटिंग हो सके। तो इकट्ठे सारे राज्यसभा के, लोकसभा के सब एमपी चले गए और उनके साथ इतनी पब्लिक बुलाई हुई थी कि पूरी सड़क पे रैली के जैसा हो गया और पूरा जाम हो गया। और जब यात्रियों को पूरी परेशानी हुई और एक तरीके से कहो तो जो एमपीओ ने जो प्रोटोकॉल था कि इतने लोग आएंगे या जो परमिशन मिली थी उसको जब तोड़ दिया तो पुलिस ने जो वो लोग कह रहे हैं अरेस्ट कर लिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ नहीं हुआ। उनको वहां से गाड़ी में बैठाया और पार्लियामेंट में छोड़ा। अगर सही पूछो तो एमपीओ की जगह पार्लियामेंट में है। करीब 20 लाख लोग अपनी ताकत से हम लोगों को चुन के भेजते हैं, जाओ तुम हमारे लिए, देश के लिए पार्लियामेंट में काम करो। और जो लोग वहां पार्लियामेंट में काम करना चाहते हैं और ये पार्लियामेंट में अंदर घुस के फिर जब जाते हैं अंदर फिर पार्लियामेंट को रोकते हैं, तो उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। देश की गाढ़ी कमाई का करीब 24 करोड़ रुपए एक दिन के खर्च होते हैं, पार्लियामेंट भी नहीं चलने देते, सड़क पर लोगों को नहीं चलने देते। और पुलिस वहां से उठ के अगर पार्लियामेंट में भेजते, जाओ पार्लियामेंट में काम करो, तो अफवाह और झूठी बातें फैलाते हैं कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस अरेस्ट करके ले गई, जबकि डिटेन्ड किया था केवल कुछ मिनटों के लिए पार्लियामेंट तक छोड़ने के लिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग तक विपक्ष का मार्च किसी राजनीतिक मुद्दे या आंदोलन के लिए नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे बड़े अधिकार मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए था। उन्होंने बताया कि भारत में पहली बार 300 सांसद सड़कों पर उतरे ताकि यह अधिकार छीना न जाए। तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने स्वागत के बजाय बैरिकेड्स लगाए सांसदों को हिरासत में लिया और इस दौरान कई विधेयक पारित कर दिए। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि जब चुने हुए प्रतिनिधियों को रोक दिया जाए तो ये तानाशाही का उदाहरण है। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये कोई एजिटेशन भी नहीं, ये आजादी के बाद भारत के संविधान से मिले सबसे बड़े अधिकार की हिफाजत के लिए, उसकी रक्षा के लिए इतिहास में पहली बार 300 सांसद सड़कों पर आए हैं और निर्वाचन आयोग में जाके गुहार करना चाहते हैं कि इस मताधिकार को मत छीनो। ये भारत की आजादी के बाद मिला हुआ सबसे कीमती अमूल्य हथियार है। पर सरकार ने क्या किया? लगा के बैरिकेड रोक लिया। यानी संसद सदस्य नहीं जा सकता निर्वाचन आयोग, और कहां पहुंचा दिया? पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने। मांगने निकले थे संविधान की रक्षा के लिए और पहुंच गए जेल। और इस बीच में सरकार ने क्या किया? कई बिल पास करा लिए। तो ये सरकार में पहले तो मुझे शक था, अब मुझे तानाशाही दिखने लगी। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है कि आप सांसदों को निर्वाचन आयोग न जाने दें। पहले आपने सस्पेंड करके बिल पास करा लिए 150, और अब आप उनको जेल में बंद करके, थाने में बंद करके इधर बिल पास करा। कुछ तो शर्म करो। लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ तो, मैं कहता हूं, अपनी बेशर्मी से बाहर आई ये सरकार। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वही पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि मशीनें हैक हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब चुनाव आयोग ने उनसे सबूत मांगे तो वे कुछ भी पेश नहीं कर सके। शर्मा ने कहा कि अब वही लोग दोबारा वही आरोप दोहरा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ईवीएम वाकई हैक होती तो भाजपा को मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके अनुसार विपक्ष का ये रुख सिर्फ भ्रम फैलाने और चुनाव प्रक्रिया पर अविश्वास पैदा करने के लिए है। देखिए, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, यही वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले चिल्लाते थे कि ईवीएम हैक हो गई। चुनाव आयोग ने जब इनको माना तो वो ईवीएम हैक हुई है इसका सबूत नहीं दे पाए। आज ये फिर इसी प्रकार का वो शोर मचाने लगे। अगर ईवीएम हैक होती या बीजेपी कर लेती, सब वोट उसी के निकलते, तो आज उसको वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की क्या जरूरत थी? आप एक आंकड़ा देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी
और केंद्र और प्रदेश में उनकी समर्थित सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत कम थे, ज़्यादा थे। और जब बीजेपी की सरकार आई तो थोड़ा कम हुआ है मत प्रतिशत। यानी इनकी सरकार रही जहाँ जहाँ, तो बीजेपी का मत प्रतिशत लगातार बढ़ा है। तो जब बीजेपी का इनकी सरकार में रहते हुए मत प्रतिशत बढ़ा है, तो ये आरोप इनका मिथ्या है। ये कुछ विदेशी महाशक्तियाँ के इशारे पर जो एनजीओ के का प्रभाव है, उसके कारण ये सब अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और अराजकता का माहौल ये बांग्लादेश नहीं, ये भारत है, और भारत का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है। इसलिए इनका कोई भी दुष्चक्र सफल नहीं होने वाला है। दिल्ली में चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च के दौरान मचे हंगामे पर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि संबंधित मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है और इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव 2025 में होने वाले हैं, लेकिन विकास के मुद्दों पर भाजपा गठबंधन के दल रसातल में चले गए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष को मार्च करने और मुद्दे उठाने का अधिकार है, लेकिन विरोध में दोहरे मानदंड नहीं अपनाने चाहिए। सत्ता में रहते हुए बैरिकेडिंग का सम्मान और सत्ता से बाहर होते ही उसका अपमान करना उचित नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि विपक्ष को चुनाव आयोग से मिलने या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रखने का विकल्प है कि केवल बहस का मंच बनाने पर अड़े रहना। SIR का मामला चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण हो रहा है। इस दौर में चूंकि बिहार में चुनाव 2025 में है, तो विकास का मुद्दा पर इंडी गठबंधन के घटक दल राजनीतिक शून्य की स्थिति में पहुंच गए, निष्प्राण हो गए हैं। तो वो सांसदों का प्रतिरोध मार्च उनको निकालने का अधिकार है। लेकिन यह सवाल तो दरपेश है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तो बैरिकेडिंग का सम्मान करते हैं, जब सत्ता से हटते हैं तो बैरिकेडिंग का अपमान करते हैं। और अपनी बातों को मजबूती से रखने का लोकतंत्र में अधिकार है। यह चुनाव आयोग का मामला है। आप प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलकर के अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप आज सुनवाई है, वहां अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हठधर्मिता केवल इस बात के लिए कि हम विपक्षी पार्टी में हैं, यह लोकतंत्र के लिए संवाद का माध्यम नहीं होता। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।